हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले जो पिछले वीडियोज़ में मैंने जो टॉपिक बताए हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उनके बारे में थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो यानी पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने एक निकाय, आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा है उसको कैलकुलेट किया था, स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन दी थी। और उसके बाद में हमने अलग अलग पॉइंट के लिए यानी कि 2 पॉइंट्स लिए थे। एक तो 2 पॉइंट का पहला बिंदु तो ये था कि 2 बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट किया था हमने। फिर हमने 2 से अधिक बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट किया था। ये दोनों डेरिवेशन हमने देख लिए थे। आज इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो भी हमें करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई द्विध्रुव है उसको घुमाने में जो किया गया कार्य वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो कि W = PE × 1 - cos थीटा के रूप में था, ठीक है। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस द्विध्रुव ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें है क्या, इसमें स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे डेराइव करेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि क्या बता रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र को शो करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा उस कार्य की तुल्य होती है, उस कार्य की तुल्य होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने में किया जाता है। देखिए भाई, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं स्थितिज ऊर्जा में। हम सीधी सी बात यही है कि जब आवेश को क्या करेंगे, अनंत से लेके आएंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र में और उसकी स्थितियों तक लाने में, उनकी विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थिति तक लाने में जो कार्य होता है वो कार्य उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना। तो ये पढ़ लिया था हमने, 2 आवेशों से बनी निकाय की स्थिति ऊर्जा भी देख ली थी, 3 आवेशों से बनी निकाय की स्थिति ऊर्जा भी देख ली थी। आवेशों को अनंत से लेके आएंगे, अनंत दूरी से लेके आएंगे और विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है ना, जो कार्य किया गया है वो कार्य 2 आवेशों को लेके आ रहे हैं, तो दोनों आवेशों को लाने में जो किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वो कार्य क्या होगा, उन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को क्या करेंगे, अनंत से लेके आएंगे और कहाँ, विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ है। तो अब देखिए, द्विध्रुव को एक बात ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये कोशिश रखनी पड़ेगी कि द्विध्रुव को हम कैसे लेके आए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लेके आए, ठीक है। तो ये भी बात भी इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, अब हम विद्युत द्विध्रुव को एक साथ नहीं लेके आएंगे, एक साथ न लेके आएंगे, एक एक आवेश को लेके आएंगे, ठीक है भाई। पूरा द्विध्रुव है, -q और +q आवेश से मिलकर बना है द्विध्रुव। इस द्विध्रुव को हम एक साथ अनंत से नहीं लेके आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक आवेश को लेके आएंगे, पहले +q आवेश को लेके आएंगे, फिर -q आवेश को लेके आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं +q आवेश को अनंत से कहाँ लेके आ रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहा हूँ। बाह्य कारक के द्वारा इस पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ अनंत पे होगा तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, उसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स यानी बल लगेगा, जिससे इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये विद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ +q आवेश तक आएगा, ठीक है, सॉरी ये बिंदु B तक आएगा ये +q आवेश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में। अब यहाँ तक आ गए। अब नंबर आएगा -q आवेश का। -q आवेश को भी हम क्या करेंगे, अनंत से कहाँ लेके आएंगे, बिंदु A पर लेके आएंगे, विद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर लेके आएंगे। तो -q आवेश को बिंदु B तक आने में किया गया कार्य क्या होगा, -q आवेश को बिंदु B तक आने में जो किया गया कार्य, वो कार्य किसके बराबर होगा, +q आवेश को B तक आने में किए गए कार्य के बराबर होगा। लेकिन -q आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र खुद काम करेगा -q आवेश पर, ठीक है ना।
देखिएगा भाई, पहले तो प्लस क्यू आवेश पर तो क्या था, बाह्य कारक काम कर रहा था, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र खुद काम करेगा, उसको खुद उस पर खुद काम करेगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू आवेश पर, क्योंकि आपको पता है ये प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र बन जाएगा और ये क्षेत्र क्या करेगा, माइनस क्यू को आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, माइनस क्यू आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब माइनस क्यू आवेश पर तो क्षेत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है ना, क्षेत्र खुद काम कर रहा है। तो प्लस क्यू मतलब बिंदु बी तक आने में कार्य तो क्या होगा, दोनों आवेशों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सेम ही रहेगा। फिर क्या होगा, हम माइनस क्यू आवेश को कहाँ लेके आना, हमें बिंदु ए तक लेके आना है। तो माइनस क्यू आवेश क्या करता है, डी डिस्टेंस क्या करता है, तय करता है, मतलब डी दूरी तय करेगा, मतलब बी से ए तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा, डी दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश से अतिरिक्त कार्य करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, अधिक कार्य करेगा। ये भी लिख सकते हो, माइनस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू आवेश से क्या करेगा, अधिक कार्य करेगा। और वो अधिक कार्य कितना होगा, माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया जो अतिरिक्त कार्य है वो अतिरिक्त कार्य कितना होगा, देखिएगा भाई, देखिएगा ये थोड़ी थ्योरी है, ये लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये जो बोली है वही थ्योरी है, मैंने जो बोली है ना लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिया है वही थ्योरी लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा, अतः क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य है, बात करेंगे तो क्षेत्र के द्वारा कार्य कितना हो, कार्य बराबर हमने पढ़ रखा है बल गुणा विस्थापन। तो फोर्स तो यहाँ क्या है, फोर्स क्या है भाई, फोर्स यही तो होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा, जब भी आवेश जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस आवेश पर बल लगता है और वो बल कितना होता है, F बराबर क्यू ही होता है। लेकिन हमारा आवेश कैसा है, माइनस क्यू आवेश है, तो बल भी क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में ही तो हो जाएगा, माइनस क्यू ई, ठीक है। और इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन, तो बल ये रहा और विस्थापन ये रहा, तो हो गया। अब यहाँ से क्यू ए डी बन जाएगा, यानी क्यू डी इंटू ई, और क्यू डी का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको। तो मैंने क्यू इंटू डी की जगह डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया पी, क्या कर दिया, पी पुट कर दिया ये, तो ये क्यू डी तो पी हो गया और ये ई है ही, तो पी ई, तो देखो लिखा भी मैंने पी बराबर क्यू डी रखा है यहाँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया माइनस पी ई, तो ये हमारे क्षेत्र के द्वारा एक्स्ट्रा किया गया कार्य है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा काम करेगा यहाँ, क्षेत्र किस पर कर रहा है, माइनस क्यू आवेश पर कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस क्यू एक्सटर्नल मतलब माइनस क्यू अतिरिक्त कार्य करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अतिरिक्त दूरी तय कर रहा है ना माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से, डी दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है, इसलिए अतिरिक्त कार्य करेगा माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो वो अतिरिक्त कार्य हमारा हो जाएगा माइनस पी ई के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि विद्युत क्षेत्र के अगर समांतर रखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ये होगी, और ये जो कार्य है ना, ये जो कार्य हमने निकाला है, ये कार्य ही इस निकाय जो निकाय बना है, दोनों आवेशों से जो निकाय बना है उस निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये लिखा है कि अतः विद्युत क्षेत्र के समांतर रखिए द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगी। तो U1 बराबर माइनस पी ई के रूप में समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिएगा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल्स टू माइनस पी ई होती है, जो कि समीकरण 1 के रूप में आएगी, ठीक है भाई। अरे ये देखो, ये कार्य है, ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, संचित होता है, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। तो U1 इक्वल्स टू माइनस पी ई के रूप में आ जाएगा, है भाई। अब इसके बाद में आप देखो, अब हमने एक चीज पढ़ रखी है, ये तो क्या था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये होती है, जब हमारा द्विध्रुव क्या हो, विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब की है ये स्थिति, तब की ये स्थितिज ऊर्जा है विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिएगा, अब किस विद्युत द्विध्रुव को हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य कितना होता है, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ रखा है भाई। ये हमें अभी निकाला, हमने अभी निकाला ही, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तब उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ये है। लेकिन हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया अतिरिक्त कार्य क्या होगा। अगर हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाएं तो किया गया कार्य क्या होगा, ये तो होता है भाई, थीटा कोण घुमाओगे तो कार्य कितना होता है, ये होगा भाई। अगर आप घुमाओगे नहीं तो कार्य नहीं होगा, अगर आप घुमाओगे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाओगे तो ये कार्य होगा, जो कि हमने जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ये विद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य वो है ये, ठीक है। तो वही तो कार्य है।
तो ये हो गया थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित जो थीटा कोण है, उस थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई? थीटा कोण पर जो विद्युत क्षेत्र में स्थित जो थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर हमारा जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तो उस स्थिति में उस विद्युत द्विध्रुव के पास कितनी एनर्जी होगी? कितनी होगी भाई? मतलब अगर थीटा कोण पर है, अब वो समांतर में नहीं है, मगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं है और वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है, तो उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? देखिएगा U बराबर U1 प्लस U2। इसका मीनिंग क्या होता है? U1 तो वो एनर्जी है जब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, मतलब जब हमारा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब तो स्थिति ऊर्जा U1 है, और U2 वो ऊर्जा है जब हमारा द्विध्रुव क्या हो, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तब है ये। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? थीटा कोण पर स्थित जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्थिति ऊर्जा टोटल कितनी हो जाएगी? U बराबर U1 प्लस U2 के रूप में आ जाएगी। ठीक है ना? ये तो घुमाने में किया गया कार्य, मतलब घुमाया ना थीटा कोण पे, वो है U2। तो हमें तो खाली थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा चाहिए जो कि क्या होगी? U1 प्लस U2 का योग होगी, मतलब U1 प्लस U2 होगी। U1 और U2 दोनों का क्या होगी? योग होगी। तो U बराबर U1 प्लस U2, और U1 हमारे पास आपको पता है ही माइनस PE के रूप में है। U1 माइनस PE है और U2 ये है, दोनों का योग कर देंगे। दोनों को जैसे जोड़ोगे तो ये माइनस PE से प्लस PE कट जाएगा और माइनस PE कोस थीटा रह जाएगा। दिख रहा है? माइनस PE कोस थीटा रह जाएगा। अब इसके बाद में देख लीजिएगा, तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE कोस थीटा आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। देखिएगा, नहीं दिख रहा है अभी, देखिएगा ये रहा U बराबर माइनस PE कोस थीटा, समीकरण 3 आ गए। ठीक है? तो इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो U बराबर माइनस PE कोस थीटा के रूप में आएगी। ठीक है भाई? तो ये हो गया हमारा टॉपिक। वैसे टॉपिक हो गया है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आ चुकी है, लेकिन इसके कुछ केस हैं, वो केस और देख लेते हैं। 3 केसों में बात करेंगे, अलग अलग 3 केस हैं, उन तीनों केसों में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हम देखने वाले हैं। तो पहले केस में देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जैसे कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, आप देखिएगा, एक सेकेंड देखिएगा, ये देखिएगा भाई इधर से, ये हमारे पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है? ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये विद्युत द्विध्रुव है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये P है और ये क्या है? E है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है? तो जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हों तो थीटा बराबर 90, और जब थीटा 90 करोगे तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो U बराबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस केस में? द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना? जब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो उस केस में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा 0। अब दूसरा केस है, इसको देख लीजिएगा। इसमें आप देखिएगा इधर से ध्यान से, इसमें देखिएगा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, सॉरी ये नीचे वाला है, ये देखो इधर, ये रहा, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो क्या हुआ? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब अब की बार द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही है, तो डायरेक्शन में होगा तो उस केस में थीटा का मान 0 हो जाएगा और कोस 0 का मान होगा 1, तो U बराबर माइनस PE। तो U बराबर माइनस PE के रूप में स्थितिज ऊर्जा आएगी द्विध्रुव की, जो कि स्थायी साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है? देखिएगा, ये नहीं दिख रहा है क्या? तो आप देखिएगा, ये देखो इधर U बराबर PE, ये नहीं सॉरी, U बराबर माइनस PE स्थायी साम्यावस्था। ठीक है ना? ये है U बराबर माइनस PE स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है ना? इस केस में हमारा जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो स्थायी साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट जो केस बचा वो और देख लीजिएगा, देखिएगा भाई, देखिएगा। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अब की बार द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान 180 हो जाएगा। इस केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180। देखो ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र E है और ये हमारा विद्युत द्विध्रुव P है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे पास जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? U बराबर प्लस PE के रूप में होगी। U बराबर प्लस PE यानी अस्थायी साम्यावस्था को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लास्ट जो कंडीशन है ये किसको व्यक्त कर रही है? ये अस्थायी साम्यावस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या है? U बराबर प्लस PE के रूप में है। ठीक है ना? अनस्टेबल रहेगा। इस केस में जो हमारा द्विध्रुव है वो अनस्टेबल रहेगा, अस्थायी रहेगा। तो इसका मतलब स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहेगा, और स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए द्विध्रुव को कहाँ जाना पड़ेगा? द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी थीटा बराबर 0 की स्थिति में जाना पड़ेगा।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये अस्थायी साम्यावस्था होती है, U बराबर PE वाली, थीटा बराबर 180। इसमें द्विध्रुव क्या है, विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में है, और द्विध्रुव को आना किधर चाहिए, द्विध्रुव आने की कोशिश किधर करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करेगा, अर्थात स्थायी साम्यावस्था में आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो स्थायी साम्यावस्था में आने के लिए उसको कितना, मतलब पूरा 180 घूमना पड़ेगा, यानी 0 पे जाना पड़ेगा वापस। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो U बराबर P, ये तो हो गई अस्थायी साम्यावस्था, U बराबर माइनस PE हो गई ये स्थायी साम्यावस्था, और U बराबर 0 क्या हो गया, मतलब U बराबर 0 यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा 0 होगी। कब होगी, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हमने देख ली है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मतलब जो पिछले वीडियो में जो लेक्चर बताया था मैंने, उसका है एक छोटा सा है न्यूमेरिकल, देख लेते हैं। ठीक है ना। ये जो हम आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा जो टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, उस वीडियो में था। ठीक है ना। 3 आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा, 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा में देखा था, जिसमें हमने 3 आवेश लिए थे, त्रिभुज के 3 अलग अलग कोणों पर स्थित थे, तो तीनों आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा को कैलकुलेट किया था। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, उसी का एक्सप्रेशन फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा चित्र के अनुसार यहाँ 3 आवेश स्थिति किए गए, व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है। और उनकी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करो। पारस्परिक स्थिति ऊर्जा यानी पूरा जो सिस्टम, इसकी स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। देखिएगा एक कोने पर -Q आवेश है, एक पर +Q है, और एक पर क्या है, +2Q आवेश है। और यहाँ ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। ठीक है ना। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा क्या समान है, ए है। देखिए, और इस ए का मान 0.10 वो 10 मीटर दे रखा है। चार्ज Q बराबर 1 × 10⁻⁻7 कूलाम दे रखा है। ठीक है। तो हमें इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो U बराबर क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब इसमें हम दो आवेश के जोड़े लेंगे। देखो, एक +Q और एक -Q, प्लस दो आवेश के जोड़े लेंगे, मतलब आवेश का एक जोड़ा लेंगे। आवेश का जोड़ा मतलब 2 आवेश लेंगे। तो 2 आवेशों से बना निकाय, दो आवेशों से जो निकाय बनेगा ना, उन निकायों की जो स्थिति ऊर्जा बनेगी, उन ऊर्जाओं को हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप से जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए -Q और +Q आवेश से जो निकाय बनेगा उसकी स्थिति ऊर्जा देख लेंगे, +Q और +2Q आवेश से बना जो निकाय उसकी स्थिति ऊर्जा देख लेंगे, और फिर +2Q और -Q से बना जो निकाय है उसकी स्थिति ऊर्जा देख लेंगे। फिर तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बस सीधा सा ही है, आसान सा है। देखिएगा, पहले केस में लिख देता हूँ U1, दूसरे का लिख देता हूँ U2, तीसरा लिख देता हूँ U3। ठीक है। 3 निकाय बनेंगे ना, दो आवेश मिल करके 3 निकाय बनाएंगे, मतलब दो आवेश का एक निकाय लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिएगा दो आवेश का मतलब -4Q और +Q तो एक निकाय हो गया, +Q और +2Q तो 2 निकाय हो गए, और फिर तीसरा +2Q और -4Q तो ये तीसरा निकाय हो गया। तो 3 निकायों में तोड़ लिया इस पूरे निकाय को। ठीक है। और तीनों निकायों की स्थिति ऊर्जाओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो और जोड़ते ही क्या जाएगी, पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिएगा U1 क्या होता है। तो U1 आपको पता है, ये सभी चीज़ें पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ। ठीक है ना भाई। तो K × यहाँ होता है Q1 Q2, तो यहाँ R है तो मैं R नहीं लिखूंगा, और अलग अलग डिस्टेंस होती है, R12 R2 R21 R31, ये आपको पता है। ठीक है ना। ये पर लेकिन डिस्टेंस सेम है तो मैं यहाँ A ही रखूंगा। ठीक है। नीचे देख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो U1 देखिएगा K × Q1 Q2 और A ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डिस्टेंस सेम है ना, चार्जेस के बीच, आवेशों के बीच की दूरी समान है, Q2 Q3 अपॉन A, और इसी प्रकार से Q3 Q1 अपॉन A। तो ये मैंने रख दिया। ठीक है भाई। अब फटाफट इसको K का मान आपको पता है ये क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है ये। अब यहाँ से Q1 Q2 ये भी पता है। Q1 का मान पहले कोने पर रखा है -4Q आवेश रखा है, फिर दूसरे पर क्या रखा है, Q रखा है। ठीक है। नीचे A है, ये सभी में है तो A को बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब फिर मैंने Q2 Q3 के मान रख दिए, +Q फिर +2Q, तो ये तो गया Q और ये हो गया 2Q। अब अगला देखिएगा A, देखिए तीनों में है, कॉमन ले लिया मैंने, इसको बाहर रख दिया है। अब देखिएगा +2Q और -4Q, तो ये लिखा मैंने +2Q और -4Q। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 9 × 10⁻9 बटे में A। ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो -4Q ये कितना हो जाएगा, -4Q², ये कितना हो जाएगा 2Q², और ये हो जाएगा -8Q²। अब देखो ये -8 और -4 कितने हुए, -12, और +2 कितना -10 हो गए। तो कितना बन जाएगा यहाँ से, ये A है भाई, ये 9 नहीं है, ये A है। ठीक है। तो ये 9 × 10⁻9। ठीक है।
9 गुणा 10 की घात 9 और बटे में क्या जाएगा, ए का जो मान है वो रख रहा हूँ मैं भैया 0.10 है, और ये अपना कितना का -10 आया तो माइनस लिख लेते हैं, 10 ये है ही हमारा और क्यू स्क्वायर ये है ही, ठीक है, क्यू स्क्वायर ये है ही, तो पॉइंट हम हटा देंगे यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये 10 से 10 हम काट देंगे, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करना है, आसान है, बस ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं भी। तो ये 10 की घात 9 हर ये 2 ये हुई तो 11 हो जाएगी, तो 9 गुणा 10 की घात 11, और क्यू स्क्वायर माइनस में है वैल्यू, क्यू स्क्वायर का मान हो रखना पड़ेगा भाई, बहुत थोड़ा लेंथी चलेगा कैलकुलेशन, ये आप कर सकते हो, ये आप कर लेना, क्यू का मान रख लेना इसमें, देखो ये रहा ना 1 गुणा 10, लेंथी कुछ नहीं है, बस आसान है बिल्कुल। तो क्यू का मान तो देखो 1 गुणा 10 की घात -7 दे रखा है, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात -14 हो जाएगा, और 10 की घात -14 और ये 10 की घात 11 है, ठीक है। ये 10 की घात कितना है भाई, ये देखिएगा 10 की घात कितना है 11, तो -14 और 11 कितने हो जाएगी, यानी -3 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे बनेगा ये -9 गुणा 10 की घात -3 बनेगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और माइनस ये क्या है, एनर्जी है, तो ये जूल, यहाँ जूल लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप जब करोगे ना, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी किसको शो कर रही है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी किसको शो करेगी भाई यहाँ पर, ये बताइए मेरे को, क्या किसको शो करेगी, तो नेगेटिव एनर्जी ये बताएगी कि हम क्या करेंगे, इन आवेशों को अनंत, इन आवेशों को अलग अलग करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, अनंत तक लेके जाएंगे, और अनंत तक लेके जाएंगे तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कार्य कितना होगा, -9 गुणा 10 की घात -3 जूल के रूप में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है नेगेटिव का मतलब, एक कहने का मतलब जो ये 3 आवेश हैं, तीनों आवेशों को अनंत पे लेके जाना पड़ेगा, और अनंत पर लेके जाओगे ना, मतलब अलग करोगे भाई, अनंत पे ले जाने के लिए अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करके इनको कहाँ लेके जाएंगे, अनंत पे लेके जाएंगे, तो और उस केस में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, ये होगा 9 गुणा 10 की घात -3 के रूप में, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।